हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम सीटेट मैथ के 2024 के दिसंबर माह में हुए पेपर में प्राइमरी लेवल में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ जो 31 से स्टार्ट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 केजी में से 7 केजी और 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 1.93 केजी, 1.093 केजी, 1.3 केजी और 1.993 केजी। तो यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ अपने पास 9 केजी है और 9 केजी में से 7 केजी और 7 ग्राम को घटाना है। तो हम करेंगे क्या कि दिमाग से आप सोच लीजिएगा कि सबसे पहले इसको हम करेंगे 8 केजी, उसके बाद 1 केजी जो हमने बाहर निकाला है, उसको हम तोड़ देंगे 1000 ग्राम में और अब हमें जो घटाना है, उसको नीचे लिख लेंगे। तो देखिए 8 में से 7 गए 1 केजी हो जाएगा और यहाँ 1000 ग्राम में से अगर मैं 7 ग्राम निकालूँगा, तो 993 ग्राम बनेगा। अब जो हमारा उत्तर दिया हुआ है, वो पॉइंट में दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या कि इस ग्राम को फिर से किलोग्राम में बदल देंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा 1.993 किलोग्राम। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो एकदम सही उत्तर होगा। ठीक? तो हर एक क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करते हुए समझना है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। कक्षा 3 के 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया। ठीक? कक्षा 3 के बालक थे, विद्यार्थी थे जिनसे पूछा गया कि उनका एक पसंदीदा फल क्या है और जो 5 परिणाम पसंदीदा फलों के आए, उनके लिए एक तालिका बना ली गई। जैसे सेब जो है वो 28 लोगों को पसंद है, अमरूद जो है वो 26 लोगों को पसंद है, आम जो है वो 44 लोगों को पसंद है, केला जो है वो 14 लोगों को पसंद है और अंगूर जो है वो 28 लोगों को पसंद है। तो यहीं पर मैं एक योग भी निकाल लूँगा कि टोटल है कितने? जैसे इसने कहा कि टोटल 150 बच्चों की बात है, तो यहाँ 150 है कि नहीं? देखिए 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 8 30 कि 0 हाथ में आया 3, 2, 2 4, 4 8, 1 9, 2 11, 3 14। देखिए, बात 150 की है लेकिन यहाँ पर डेटा 140 बच्चों का है। अब बढ़ते हैं हम ऑप्शन की तरफ कि ऑप्शन क्या-क्या अपने पास है। पहला, सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या एक समान है, तो बिल्कुल भी नहीं। सेब का 28 है, अमरूद का 26 है, बिल्कुल नहीं है। अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। देखिए, अंगूर ये है और ये केला है, तो 28 में से 14 जाएगा तो इनका डिफरेंस 14 आएगा, 16 तो होगा नहीं। आम और केले पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, देखिए आम कहाँ है? यहाँ और केला कहाँ है? यहाँ पर। तो ये मिलके दोनों 58 हो गए और कह रहा है कि अमरूद पसंद करने वाले, अमरूद वाले कितने लोग हैं? 26 बच्चे हैं। कह रहा है इनकी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इसमें कितने का गुणा होगा? 2 का होगा। तो ये 58 हुआ और ये हुआ 56, यानी कि ये भी बात सही नहीं है। तो बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि 10 बच्चे जो तालिका में दिए गए हैं, वो किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। ठीक? तो इस प्रकार से 2 प्रश्न अपने सॉल्व हो गए। हर एक प्रश्न को बारीकी से आपको समझाऊँगा ताकि अगर आपका पिछली बार मैथ की वजह से सिलेक्शन रुका हो, इस बार ऐसा ना हो। इस बार मैथ से आपको सिलेक्शन करवाने की ज़िम्मेदारी हम लोगों की है। ठीक? जल्द ही जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो आपका पेडोलॉजी हो, चाहे जो टॉपिक हो, सबके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक? बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि गणित की कक्षाओं में से निम्नलिखित में से कौन-सी रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न कह रहा है कि सबसे कम उपयुक्त कौन-सा है? ठीक? उपयुक्त नहीं पूछा है हमसे। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है
कि यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों को पहचानने में सहायता करता है। दूसरा, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। तीसरा, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों के प्रगति को जांचता है। चौथा, विद्यार्थियों की अवधारणा को समझकर पहचान करना। तो आपको बता दें कि इसमें जो सबसे कम उपयुक्त की चूँकि बात किया है, तो सबसे कम उपयुक्त वाली बात होगी ऑप्शन नंबर 2 कि यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ठीक? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा-सा दिमागी क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को, तो 4 तारीख को ₹4560 निकाले और 20 तारीख को उसने जमा किया। कह रहे हैं 20 तारीख को उसने 2567 जमा किया। अब आगे क्या कह रहे हैं? यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 राशि बची हुई है, यानी कि जो बची राशि है, वो 3125 है। तो कह रहे हैं कि महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितने पैसे थे, यानी कि कितनी राशि थी। ठीक। तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है। इतना पैसा उसने निकाला है, इतना फिर उसने जमा किया है और इतना बचा हुआ है उसके पास। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि बचे अमाउंट में से जो जमा हुआ अमाउंट है उसको मैं निकाल लेता हूँ। 15 में से 7 गए 8, 11 में से 6 गए 5, 10 में से 5 गए 5। यानी कि अगर उसने ये ना जमा किया होता तो उसके खाते में कितने पैसे बचते? ₹558 और उसने निकाला कितना था? ₹4560। तो उसी में इसको जोड़ दिया जाए। 8, 6 5 11 किए, एक हाथ से लगाए, 5 5 10 1 11 किए, एक हाथ से लगाए, 4 1 5। यानी कि उसके खाते में स्टार्टिंग में ₹5118 थे। ठीक? सिंपल सी बात थी कि उसने इतना पैसा निकाला, इतना जमा किया और शेष इतना बचा हुआ है। तो पहले मैं जो बचा हुआ अमाउंट था उसमें जमा वाला घटा दिया, तो मुझे पता चला कि 4560 निकालने के बाद उसके खाते में इतना पैसा बचा। अब इतने पैसे को मैं अगर 4560 से ज जोड़ दूँगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वास्तव में उसके अकाउंट में कितना पैसा था। ठीक? तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8वीं कक्षा के एक गणित शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। क्या समस्या थी? कि 616 विद्यार्थी के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थी वाला कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी? अब देखिए जब टीचर ने इस प्रश्न को दिया तो उस बच्चे ने क्या किया कि एक विद्यार्थी ने समस्या के हल इस प्रकार किया। क्या किया कि एक कक्षा बराबर 28 विद्यार्थी, 10 कक्षा का मतलब 280 विद्यार्थी, फिर 10 कक्षा का मतलब 280 विद्यार्थी, मतलब कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 560। फिर 2 विद्यार्थी के लिए 2 कमरों के लिए कितने विद्यार्थी हो गए? 56 और दोनों मिला देंगे 16, यानी कि उसने निकाली 22 कक्षाएँ। तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसने कौन-से नियम का उपयोग किया है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये वितरण नियम है और साहचर्य नियम है। यानी कि उस विद्यार्थी ने वितरण का और साहचर्य दोनों नियमों का उपयोग किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की अलग-अलग लंबाई होती है, कहलाता है विषमबाहु, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु। तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि विषमबाहु, विषम मतलब जिसकी भुजाएँ अलग-अलग हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएँ अलग-अलग हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएँ बराबर हों, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमसे विषमबाहु का पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 37 से 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग है। ऑप्शन दे रखे हैं 280, 311, 221 और 227। ठीक? तो देखिए, अभाज्य संख्याओं के लिए एक कोड हमने बताया था 442, 232, 232 और 1। इसका मतलब है कि 0 से 10 के मध्य में 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 के मध्य में 4 अभाज्य संख्याएं, 20 से 30 के मध्य में 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसे करके। अब कह रहे हैं कि 31 से, मतलब 31 से, तो 30 तक हमारे यहाँ हो गया, 31 से मतलब 31 के आगे 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 40 से 50 तक 3 है और 50-60 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 3, 2, 5, 2, 7 अभाज्य संख्याओं को हमें जोड़ना है और उसका योगफल बताना है कि कितना आएगा। 31 से बात किया तो मतलब पहली तो अभाज्य संख्या 31 ही है, दूसरी 37 हो जाएगी, ऐसे लिख लेता हूँ। तीसरी 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53 और फिर 59, है ना? तो अब मैं देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7, अब जोड़ लेता हूँ सबको। तो 9, 3, 12, 12, 7, 19, 19, 3, 22, 22, 1, 23, 23, 7, 30, 30 और 1, 31 की 1 हाथ से लगा 3, तो 5, 5, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, 3, 25, 3, 28, 3, 31। तो कहने का मतलब कि उनका जो योग होगा वो 311 होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 201 का पूर्ववर्ती, 201 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, यानी कि 200, और 4781 का अनुवर्ती, अनुवर्ती माने आगे वाला, जिसे परवर्ती भी कहा जाता है, यानी कि 4782। अब कहना है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा। तो हमें 4782 गुणे 200 कराना है। 0 0, 2 का 4, 8 का 16, 7 दूना के 14, 1 15 की 5, हाथ से लगा 1, 4 दूना के 8, 8 1 9। तो 65 64 00, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ये 9 है, 5 6 4 00। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सबसे उपयुक्त ज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। मतलब ऐसी कौन सी नॉलेजेबल है जो कि विद्यार्थियों की विशेषताओं और गुणों के अनुसार उनकी आकृतियों को पहचानने में, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये आयत है, मतलब इस प्रकार से वो पूछ रहा है। तो जाहिर-सी बात है कि इन सभी के बारे में हमें अध्ययन करने के लिए इनका क्लासिफिकेशन करना होगा, यानी कि वर्गीकरण करना होगा, ठीक? और जब वर्गीकरण हम इनका करेंगे तब हमें इन आकृतियों के बारे में विशेष ज्ञान होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है और ऑप्शन दे रखे हैं क्योंकि भाग की समस्या की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। भाग की समस्या को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं है, ये भी गलत बात है। भाग की समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी को जमा, घटा और गुणा अच्छी तरह से जान ले, ये सही बात है आपकी। इसको भी देख लेते हैं, विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, तो ये भी गलत बात है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो एकदम सही उत्तर होगा कि भाग की समस्या को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से आना चाहिए। बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैडी और 3 कैडी
जैसी 2 मात्राएँ जोड़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब वर्कशीट पर 4 प्लस 5 करने के लिए कहा जाता है, तो अधिकांश शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। तो राष्ट्रीय परिचर्च पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका कारण क्या है? ठीक? तो क्या कारण है? देख लेते हैं कि शिक्षार्थी वास्तविक गणित को सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। नहीं, गलत बात है, रुचि रखते हैं। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, ये कुछ हद तक सही बात है। विद्यार्थी को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता, ये गलत बात है। कुछ शिक्षार्थी गणित के कौशल में कमजोर होते हैं, तो ये भी गलत बात है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, सही उत्तर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 लिखने को कहा गया, तो वह इसके स्थान पे 1005 लिखता है। तो यह इंगित करता है। क्या इंगित करता है? तो ये क्या इंगित करता है ये समझिए कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा समझने में सहायता की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि किस अंक का क्या स्थानीय मान है, यही सही बात है। वह गणित सीखने में अयोग्य है, बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थी सीखने में कमजोर है, ये भी गलत बात है और विद्यार्थी शरारती है, ये भी गलत बात है। उसे अगर स्थानीय मान का सही ज्ञान हो जाएगा, तो वो 105 को 105 लिख लेगा। तो क्वेश्चन बड़ी आसान है, इसको थोड़ा-सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा-सा तेज़ी से इसको सॉल्व कराया जा रहा है। अगला कह रहे हैं, भिन्न की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? भिन्न की अवधारणा के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए क्या कह रहे हैं, यह एक समान वस्तु वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। एक समान वस्तु वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, नहीं। अगला, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अगला, कौन-सा कथन सही नहीं है? ठीक ना? मतलब गलत कथन है। ठीक, तो ये दोनों कथन आपके सही ही हैं। यह एक पूर्ण का वह भाग है जो निरूपित करता है कि एक से बड़ा है। ये आपका कथन गलत होगा क्योंकि भिन्न जो होती है वो एक के किसी भाग को बताती है कि ये एक का कितना भाग है। ठीक? तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राधा सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है। ठीक ना? और मंगलवार व बृहस्पतिवार को वह 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। ठीक? तो ये 3 दिन चली है और ये 2 दिन चली है। कितना? 2 2 किलोमीटर और 9 मीटर। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ, इस पूछा गया हमसे इसमें कि उसने कुल कितनी दूरी चली है सोमवार से शुक्रवार तक और 5 दिन की आपको दूरी दी गई है। तो सिंपल था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, किलोमीटर को किलोमीटर से गुणा करा के मैं साइड में लिख लेता हूँ 9 किलोमीटर और अब मीटर में कराऊँगा, तब 5 तिया 3 पचे 15 की 5 हाथ से लगा 1, 3 दूना के 6 एक 7, फिर 3 सत्ते 21 यानी कि 2175 मीटर आ गया। भाग करा दूँगा अगर मैं 1000 से, तो ये बदल जाएगा किलोमीटर में यानी कि 2.175 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर अगर मैं इसमें जोड़ दूँगा तो बन जाएगा हमारा 11.175 किलोमीटर। ठीक? ये तो हो गई 3 दिनों की बात, कौन-कौन से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की। अब मंगलवार और बृहस्पतिवार का निकालना है, तो 2 दूना के 4, 9 दूना के 18 तो इसी में 4 प्लस 0.18 जुड़ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 13 की 3 हाथ से लगा 1, 7 1 8 1 9, 1 और 11 4 15 यानी कि वह 15.193 कहाँ है ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर 2 इतने किलोमीटर की कुल दूरी तय करती है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहा है कि जैस्मिन ने कहा, एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी। इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए आपको, औपचारिक निगम, दृश्यीकरण, विश्लेषण और संबंधों में समझ। ठीक, तो अब ये क्या कर रही है? औपचारिक निगमन कर रही है, दृश्यीकरण कर रही है, कि विश्लेषण कर रही है, कि संबंधों की समझ है। ठीक, तो ये विश्लेषण कर रही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि अंकों 5, 9, 0, 2, 8, 6 से बिना पुनरावृत्ति की 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो थोड़ा-सा मैं लंबा स्लाइड ले लेता हूँ इसका। ये, तो देखिए, अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी, तो जो अंक दिए गए हैं, उसको मैं अवरोही क्रम में लिखूँगा, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 9 है, उसके बाद मैं 8 को लिखूँगा, उसके बाद 6 को लिख देता हूँ, फिर 5 को लिखूँगा, फिर 2 को लिखूँगा, फिर 0 को। तो यह हो गई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस प्रश्न के अनुसार। और छोटी बनाना है तो उल्टे क्रम में आ जाओ, लेकिन पहले 0 से आप गलती से शुरुआत मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 0 से अगर मैं शुरुआत करूँगा तो संख्या 5 ही अंक की बनेगी, तब वो 6 अंक की नहीं बनेगी। तो मुझे 2 से शुरुआत करना होगा, तो 2, अब यहाँ से क्रम से आ जाओ, 0, 5, 6, 8 और 9, ये हो गई छोटी संख्या। अब मैं दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ। तो 0 में 9 जोड़ूँगा 9, 8 2 10 की 0, हाथ में आया 1, 6 5 11, 1 12 की 2, हाथ में 1 आया, 6 5 11, 1 12 की 2, हाथ में 1 आया, 8 1 9, 9 2 11, 11 92 209, 11 92 209, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा इसको ऊपर स्लाइड कर लिया जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन अब दिया हुआ है कि पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21, फिर 2 डैश है, में लुप्त 2 संख्याएँ कौन-कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ अभी से आपको बता दूँ कि हो सकता है वीडियो की स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा लगे, ठीक ना? तो आपका मेन कॉन्सेप्ट है समझना, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में अच्छे से समझाते हुए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, ठीक? और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सुने भी होंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी मेहनत में जान होती है, ठीक ना? तो इसी प्रकार से आपको मेहनत लगा देनी है, क्योंकि पिछली बार आप लोग देखे होंगे कि सीटेट का जो रिज़ल्ट आया था वो बहुत गड़बड़ाया था, और इस बार ये ठानिए कि आपका सीटेट ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो, प्राइमरी भी क्लियर हो और जूनियर भी। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ये है कि 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में फिर 3 को अगर हम ऐड कर दें तो 17 आ जाएगा। लेकिन अब फिर घट रहा है, तो घटा कितना रहे हैं? 4 को घटा दिए हैं, फिर 5 को घटा दिए हैं, है ना? फिर यहीं पे 6 को जोड़ दिए हैं, फिर 7 को जोड़ दिए, 14 7 21। अब देखिए, 2 बार जोड़ा जा रहा है, 2 बार घटाया जा रहा है, फिर 2 बार जोड़ा गया तो फिर इसका मतलब है कि आगे वाले में 2 बार घटाया जाएगा। लेकिन कितना घटाया जाएगा? इसमें से तो 8 घटाया जाएगा। तो 21 में से 8 आप घटाएँगे तो 13 आएगा, 13 इस ऑप्शन में कहीं है, यहाँ पर है, तो एक संख्या तो हमें मिल गई। दूसरा भी वेरीफाई कर लेंगे, फिर 13 में से कितना घटाएँगे? 9, तो बचेगा 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक? तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 की गुणज है। ठीक? तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आप 6, 7 और 4 का एलसीएम ले लीजिए।
तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, फिर 7, फिर 2 दूना के 4, फिर 3 से काटेंगे, एक बार 2 से और काट दें, तो 3, 7 और 1 आ जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 21 दूना के 42, 42 दूना के 84, ठीक? तो 84 आ गया। अब जब ये 84 आ गया, तो हम करेंगे क्या कि ये जो दिए हुए हमारे ऑप्शन है, वो ऑप्शन के पास हम चलेंगे कि किस ऑप्शन से वो संख्या कट रही है, और जिस ऑप्शन से वो कट जाएगा, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जब आप 1008 में भाग कराएँगे 84 से, तो 12 बार जाएगा और ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा, वो 12 ही होगा। दूसरा वाला 1008 ही होगा। ठीक है ना? 12 तो बाहर गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसकी लंबाई निश्चित होती है? किरण, किरण की लंबाई अनिश्चित होती है, किसी भी एक दिशा में आगे बढ़ती जाती है। प्लेन, रेखा, रेखा तो अनंत होती है। एक रेखाखंड, हाँ, रेखाखंड की जो लंबाई होती है, वो सीमित होती है। यानी कि किसी रेखा के कटे हुए एक भाग को हम रेखाखंड कहते हैं, और इसकी लंबाई निश्चित होती है। ठीक? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, कि गणित की कक्षा में मुख्य सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए कौन सी विधि बढ़िया उपयुक्त है? ठीक? तो पहली विधि देखते हैं कि ये प्रश्न को विद्यार्थी के आलोचनात्मक चिंता का विकास करती है। हाँ, ये सही बात है। इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए रहते। नहीं, ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, बिल्कुल नहीं। इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं, ये भी गलत बात है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर पहला है, वो सही उत्तर होगा कि ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। ठीक? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 51, कि आंकड़ों के प्रबंधन में कौन सी जानकारी सही है? पहला, एक रेखा आलेख आंकड़ों के बीच विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने में काम आता है। बिल्कुल गलत बात। एक आयत चित्र एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना में उपयोग किया जाता है, ये भी गलत बात है। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है, जबकि आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। सही बात है ये। ठीक ना? कि आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझना बहुत आसान होता है, कि हम आलेख देखकर आसानी से उसको समझ सकते हैं, जबकि हम जब हमें उसमें तुलना करनी हो या किसी और के बारे में रुझान देखना हो कि इस प्रकार से आगे स्थिति क्या बन सकती है। ठीक? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं, कि 8 मीटर लंबे, 17 मीटर चौड़े और 40 मीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? तो कुछ मत करिए, इसके आयतन से इसके आयतन में भाग करा दीजिए। ठीक ना? क्योंकि घनाभ है ये, और घनाभ का आयतन हम पढ़े हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए 2 सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो, तो 800 सेंटीमीटर गुणे 35, तो 70 दिया हुआ है, गुणे 40, भाग करा देंगे 200 गुणे 35 गुणे 8, तो काट देंगे इसको, तो 200 चौके 800, 35 दुना के 70, 8 पचे 40, 5 दुना के 10, 10 चौ 40, यानी कि कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? 40। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 53, कि एक बच्चे ने एक प्रश्न को हल किया कि 1/2 और 1/3 मिलके 2/5 होता है। इस हल में सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, निष्कर्ष में क्या-क्या दिया कि बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर संख्या रेखा से कोई वहाँ तात्पर्य नहीं है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्या के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ तक विस्तारित किया है। हाँ, उसने समझा कि यहाँ समझिएगा बात को, कि उसने समझा कि जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, उसी प्रकार से
हम भिन्नों को भी जोड़ते हैं। ठीक? तो उसने इसी चीज़ का उपयोग किया है। अगला क्या है? बच्चे को संख्याओं का जोड़ना नहीं आता, ये तो बात की बात है। बच्चे को एलसीएम नहीं आता, ये भी बात की बात है। तो बच्चे ने क्या किया है कि प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ तक विस्तृत किया है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कम्प्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी उभरती हुई तकनीकों पर आधारित है। मेरे ख्याल से पहला ही सही होगा। यह शिक्षक का स्थान ले सकता है। यह स्कूल में सिखाने का सबसे कठिन पहलू है। यह मानव अस्तित्व की मूलभूत है। नहीं, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा कि यह एआई तथा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी उभरती हुई तकनीकियों का आधार है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गणित और कम्प्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा मिलता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किस ओर? स्मरण शक्ति और गहन रूप से एल्गोरिथम को बढ़ावा देना, गणितीय तर्क पर विचार, सही उत्तरों को एकमात्र अधिकारी बनाना। ठीक, तो तीन ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और ऑप्शन है कि केवल बी, बी और सी, केवल ए और बी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2005 की जो रूपरेखा है वो ये कहती है कि जो गणितीय तकनीक है, यानी कि हम गणितीय पर तर्क विचार भी करें और उसके एल्गोरिथम को बढ़ावा भी दें। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। सूत्र आधारित विधि, सन्निकट अनुमान, टेस्लेशन या टाइलिंग या गिनतारा। तो इसमें थोड़ा सा संशय है। उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास दिया हुआ है कि 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान क्या होगा? तो इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा। तो 7 दूना के 14, 2 चौके 8 और यहाँ 5। तो 8 5 13 बटे 14 माइनस 7 बटे 8। ठीक, तो 13 अट्ठे 104, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112। घटा देते हैं। देखिए जब घटाएंगे इनको तो 14, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ कितना था 114 था ना। तो यहाँ 14 हुआ, 14 में से 8 गए 6 आ जाएगा, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 9 गए 1 बटे 112। 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10, 1 बचा 2 छंग 12। फिर 2 से काट देते हैं या 4 से काट देते हैं, तो 4 दुना के 8 और 4 एक अन्नम 4 और 4 चौक 16, 2 बटे 14। तो ये तो कोई ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन में मान पूछा आपसे, तो इसके मान को कैसे निकाला जाएगा? देखिए 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8। पहले मैं इन दोनों को हल कर लेता हूँ। तो 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा। 7 गुना के 14 दो बार जाएगा तो 4 गुना के 8, 14 का नम 14, तो यानी कि आ जाएगा 5। अब 8 5 13 बटे 14, 7/8। तो 13 अट्ठे 104 और यहाँ पर हो जाएगा
14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112। यहाँ कितना हो जाएगा? 14, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, बटे 112। ठीक? तो 2 तियाँ 6 और 2 56 में 112, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर पहला होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 3/56। ठीक? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाप्ति की तरफ हम लोग अग्रसर हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसमें 2 सममित रेखाएं हैं? सममित रेखाओं का मतलब होता है कि ऐसी रेखाएं जो 2 बराबर भागों में बट जाएं। देखिए, इसको अगर बांटेंगे तो ये 2 बराबर भागों में नहीं बटेगी, ना ये बटेगा। ठीक है, अगर इसको जस्ट को हम बांट देंगे तो ये 2 बराबर भागों में बट जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बी को बांटने पर वो बटने वाला नहीं। ठीक? अगला कह रहे हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय गणित से संबंध नहीं है? ठीक? तो कौन भारतीय गणित से नहीं है? सूर्य सिद्धांत है, बौद्ध शिल्प सूत्र भी है, ठीक, आप लोग पढ़े होंगे, लीलावती भी है, चरक संहिता यही एक ऐसा है जो कि भारतीय गणित से संबंध नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। देखिए, अंतिम प्रश्न क्या दिया हुआ है? अंतिम प्रश्न दिया हुआ है कि 35, 28, 76 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? 5 और 7 के, देखिए 5 है ये, और इसका स्थानीय मान जब आप निकालेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 50,000 आ जाएगा। और 7 का स्थानीय मान आप निकालेंगे तो 70 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 0, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 4, यानी कि 4 49,930। तो 49,930 आपका ये ऑप्शन 3 वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग आज सीटेट दिसंबर महीने में आए हुए पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए। ठीक, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होगी। ठीक, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। ठीक, क्योंकि जुलाई में ही आपका एग्जाम है और तब तक हम लोग इतने टॉपिक, इतने प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लेंगे कि आपको इसमें इस बार किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हाँ, स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज करिएगा। खैर, वीडियो के अंत में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।